हेलो दोस्तों, मैं रतन सैनी उड़ान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा संविधान का विकास। संविधान के विकास से हर कंपटीशन में एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस प्रकार यह टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसका अध्ययन करें। तो सर्वप्रथम संवैधानिक विकास में हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को लेते हैं। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। इस एक्ट को 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था तथा 1774 में इसे लागू किया गया। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसके सहयोग के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई, जिसे नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं था। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें अंग्रेजी विधि से न्याय होता था। कर्मचारियों का निजी व्यापार प्रतिबंध कर दिया गया। आपको बताया जाता है कि भारत में सर्वप्रथम कलेक्टर के पद का सृजन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही किया गया था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो आइए हम 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट का अध्ययन करते हैं। इस एक्ट के विवाद को लेकर ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार गिर गई थी। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार रहे हैं, जैसे द्वैध शासन की स्थापना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1856 तक कायम रहा। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियां भी गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद के अधीन हो गई। गवर्नर जनरल की परिषदों की संख्या 3 कर दी गई और गवर्नर को परिषद पर विशेष अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना किसी भारतीय नरेश से युद्ध एवं संधि नहीं कर सकता था। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर को जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना किसी भी भारतीय राजा से युद्ध और संधि करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इससे अगला अधिनियम है 1786 का चार्टर एक्ट। तो आइए हम इस एक्ट का अध्ययन करते हैं। यह एक्ट कॉर्नवालिस को भारत लाने के उद्देश्य से लाया गया। इसके द्वारा मुख्य सेनापति की शक्ति गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। अब गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था। 1793 का चार्टर एक्ट। तो आइए इसका अध्ययन हम करते हैं। इसके द्वारा लंदन स्थित नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि भारतीय कोष से देने का निर्णय किया गया, जो व्यवस्था 1919 तक कायम रही। इस प्रकार 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार ही भारत में ब्रिटिश कर्मचारियों को एवं अधिकारियों को भारत से ही वेतन दिया जाने लगा, अर्थात भारतीय कोष से ही अधिकारियों को वेतन दिया जाने लगा, जो 1919 तक ऐसी व्यवस्था विद्यमान रही। इससे अगला अधिनियम है 1813 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी
के अधिकार क्षेत्र को 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार ही उसके एकाधिकार को समाप्त किया गया था, किंतु उनके चीन से तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार कायम रहा। अर्थात 1813 के एक्ट के बाद भी कंपनी का चाय के व्यापार पर एकाधिकार कायम रहा था। कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10% लाभांश देने का निश्चय किया गया। भारतीयों के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक शिक्षा में सुधार, साहित्य में सुधार और पुनरुत्थान के लिए और भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की प्रगति के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया। प्रथम बार अंग्रेज़ों की भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई, अर्थात 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार ही ये व्यवस्था की गई थी। 1833 का चार्टर एक्ट। तो आइए 1833 के चार्टर एक्ट का अध्ययन करते हैं, जो इस प्रकार है। इस एक्ट पर औद्योगिक क्रांति, उदारवादी नीतियों का क्रियान्वयन तथा लेसेज फेयर के सिद्धांत की छाप थी। लेसेज फेयर से अभिप्राय था कि नागरिकों पर राज्य का कम से कम नियंत्रण। इस एक्ट के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया, अर्थात 1833 के एक्ट के द्वारा ही कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के अब केवल राजनीतिक अधिकार थे। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कौन से एक्ट के द्वारा बनाया गया, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था। भारतीय कानूनों को संचित, लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन भी इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड को अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। भारत में दास्ता को 1843 में अवैध घोषित किया गया, अर्थात भारत में दास्ता को प्रतिबंधित 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था, जो 1843 में किया गया था। इससे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1853 का चार्टर एक्ट। तो हम 1853 के चार्टर एक्ट का अध्ययन करते हैं। इसके द्वारा कंपनी को ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का क्षेत्र ट्रस्ट के रूप में तब तक रखने की आज्ञा दी गई जब तक कि ब्रिटिश संसद ऐसा चाहे, अर्थात 1853 के चार्टर एक्ट के अनुरूप भारत को एक ट्रस्ट के रूप में सौंपा गया था, जिसको ब्रिटिश संसद जब तक चाहे तब तक रख सकती थी। विधि सदस्य अब गवर्नर जनरल के काउंसिल का पूर्ण सदस्य बन गया, कि जो विधि का सदस्य था वह गवर्नर जनरल की काउंसिल का पूर्ण सदस्य 1853 के एक्ट के अनुरूप ही बनाया गया था। सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां अब डायरेक्टरों के द्वारा न होकर प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होने लगी, अर्थात सरकारी सेवाओं में जो भी अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्तियां हो रही थी वो प्रतियोगिताओं के द्वारा होने लगी थी। इस प्रकार 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन शुरू हुआ था। इससे अगला अधिनियम है 1858 का चार्टर एक्ट। ये चार्टर एक्ट 1857 की क्रांति के बाद भारत में लाया गया था। जनता की असंतुष्टता को दूर करने के लिए 1858 का चार्टर एक्ट लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत भारत में
कंपनी शासन को समाप्त कर शासन की जिम्मेवारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई, अर्थात भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार भारत का गवर्नर जनरल वायसराय 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही कहा जाने लगा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिया गया। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। इस प्रकार 1858 के चार्टर एक्ट के अनुसार ही गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा अधिकार स्थापित हो गया। इस प्रकार 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का अधिकार स्थापित हो गया था। इससे अगला अधिनियम है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो आइए हम 1861 के अधिनियम की जानकारी प्राप्त करते हैं। यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई, अर्थात 1861 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने एवं विधान परिषद द्वारा पारित विधियों के विरुद्ध वीटो करने की शक्ति प्रदान की गई, अर्थात वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के अधिनियम के द्वारा ही प्रदान की गई थी। वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उसकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी दिया गया। 1861 के अधिनियम के द्वारा ही वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उसकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी दिया गया था। इससे संबंधित क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान से इसका अध्ययन करना चाहिए। इससे अगला अधिनियम है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई, अर्थात 1892 के अधिनियम के द्वारा ही केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई, जो बाल गंगाधर तिलक की मांग पर ऐसा हुआ था। चुनाव पद्धति की अप्रत्यक्ष शुरुआत हुई। निर्वाचन की पद्धति पूर्णतया अप्रत्यक्ष थी। इस प्रकार सर्वप्रथम भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ 1892 के परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु भारतीय नेता अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इससे आगे की अध्ययन के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप उड़ान एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं।